हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2021 में हम पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों, इस बार हमें दूसरों से 21 करके दिखाना है, कुछ एक्स्ट्रा करके दिखाना है। इस बार हमारे पास में बहुत सारे मौके आएंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, तो इनको हमें वेस्ट नहीं जाने देना है। बहुत देख लिया हमने घर पर बैठ कर के 2020, तो इस बार हम देखेंगे 2021। ठीक है दोस्तों, तो हो जाइए तैयार मेरे पॉलिटिकल के विद्यार्थियों। चलिए शुरू करते हैं, जिला प्रशासन को आगे बढ़ाते हैं। तो जल्दी से तब तक आप लोग लाइक और शेयर दबा के कर दीजिए ताकि सब लोग जुड़ जाएं और इस क्लास का फ़ायदा ले सकें। तो शुरू करते हैं जिला प्रशासन के बारे में। तो दोस्तों, हम कर रहे थे जिला प्रशासन, जिसमें हम देखते हैं, इसको मैं आपको एक बार दोबारा से क्लियर करवा देता हूं कि जिला के अंदर है हमारे पास में जिला कलेक्टर। जिला कलेक्टर है हमारे पास में, और जिले को उपखंड, उपविभाजन के आधार पर उपखंडों में बांटा गया है। कि क्या उपखंडों में बांटा गया है। तो उपखंड के अंदर होता है उपखंड अधिकारी, एसडीओ, या इसे हम कह सकते हैं एसडीएम। क्लियर दोस्तों। उसके बाद में उपखंडों को आगे बांटा गया है तहसीलों के अंदर, तहसील में बांटा गया है, और तहसील के अंदर होता है तहसीलदार। तहसीलदार, ठीक है। और तहसीलदार के साथ में उसके लिए सहायता के लिए होता है नायब तहसीलदार। नायब तहसीलदार, ठीक है दोस्तों। फिर हम देखते हैं कि तहसीलों को आगे सर्किल में बांटा गया है, सर्किलों के अंदर बांटा गया है, सर्किल है। और उस सर्किल का जो अधिकारी होता है उसे कहते हैं कानूनगो। कानून को कहते हैं। और कानून को अगर शब्द नहीं है, अगर हमसे पूछा जाता है कि सर्किल का मुखिया कौन होता है, अधिकारी कौन होता है, तो कानून को, यदि कानून को ऑप्शन में नहीं है तो हम इसके लिए लिख सकते हैं गिरदावर। गिरदावर शब्द आपने सुना होगा, तो ये गिरदावर होता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में सर्किल जो होता है कई गांवों के ऊपर होता है। और इस गांव में हम अगर देखें कि प्रशासन के अंदर कौन सा अधिकारी है, तो वहां हमें मिलेगा पटवारी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कौन मिलेगा हमें? पटवारी मिलेगा। तो यहां समझने की कोशिश कीजिए कि हमारे पास जो चल रहा है ये है जिला प्रशासन है, जिला प्रशासन है। हम पंचायती राज नहीं कर रहे हैं, हम पंचायती राज की बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, हम जिला प्रशासन की बात कर रहे हैं। तो जिला प्रशासन के अंदर अगर हम देखें तो जिले को इस प्रकार से बांटा जाता है। जबकि गांव के अंदर अगर हम पंचायती लेवल की बात करते हैं तो वहां हमें प्रशासनिक अधिकारी कौन मिलेगा? तो वहां मिलेगा ग्राम सचिव, यानी सेक्रेटरी, ग्राम सेवक, जिसका नाम बल्कि कर दिया गया है वीडीओ, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है दोस्तों, जिस प्रकार से ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है बीडीओ, उसी प्रकार से ग्राम सेवक को कहते हैं वीडीओ। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये हमारे पास में जिला प्रशासन के अंतर्गत जो अधिकारी आते हैं वो ये होते हैं सारे के सारे। इसमें हमने जिला कलेक्टर को पढ़ लिया है अच्छे तरीके से, और ये आईएएस लेवल का अधिकारी होता है, आईएएस रैंक का अधिकारी होता है, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं इनकी एसडीओ, एसडीएम यानी तहसीलदार की बात करते हैं, तो ये हमारे पास में आरएएस लेवल के अधिकारी होते हैं, आरएएस लेवल के रैंक के अधिकारी होते हैं। और फिर भी ध्यान रखिएगा उसके बाद में कि वर्तमान में हम ये जो पढ़ रहे हैं, ये जो क्लास ले रहे हैं, ये देख रहे हैं हम पटवारी के एग्जाम के लिए। मेनली पटवारी के एग्जाम में इनके बारे में पूछा जाता है, जिसमें जिला कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार और पटवारी के बारे में क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती हैं, और आते भी हैं क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो इसमें एक बात आपको मैं और बता दूं अच्छे तरीके से कि इस बार जो पटवारी की वैकेंसी आई है उसके अंदर नायब तहसीलदार के पद भी दिए गए हैं। यदि आप अच्छे से तैयारी करके जाते हैं और आप टॉप रैंक के अंदर रहते हैं तो आप डायरेक्ट नायब तहसीलदार के पद पर विराजमान हो सकते हैं दोस्तों। देखिए, पहले वास्तव में तो नायब तहसीलदार की जो भर्ती होती थी वो आरएस लेवल से होती थी। आरएस के अंदर जो सबसे कम रैंक प्राप्त करता था वो नायब तहसीलदार बनता था, ठीक है। और अब नायब तहसीलदार से तहसीलदार बनने के लिए 4 वर्ष का एक्सपीरियंस चाहिए। तो यदि आपको पटवारी बनकर के वहां तक पहुंचना है तो समय ज्यादा लगता है, इसीलिए अब आप अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिए और
एकाग्र चित्त से होकर के पढ़ लीजिए। अगर आप नायब तहसीलदार बन जाते हैं तो आप आरएस वाले रैंक में घुस सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये हम देखने जा रहे हैं। चलिए आज हम शुरू करते हैं एसडीएम एसडीओ के बारे में, उपखंड जिला अधिकारी के बारे में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं उपखंड प्रशासन। उपखंड प्रशासन, जिस प्रकार हमने देखा जिला प्रशासन के अंदर कौन होता है हमारे पास में, जिला कलेक्टर आ जाता है। तो उसी प्रकार से उपखंड प्रशासन का मुखिया कौन होगा, तो एसडीओ, सब डिविजनल ऑफिसर यानी कि उपखंड अधिकारी, इसे एसडीएम भी कहते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा इसे उपखंड जिला कलेक्टर भी कहा जा सकता है, उप जिला कलेक्टर भी कहा जा सकता है, उप जिला कलेक्टर भी कहा जा सकता है। याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है ना। इस प्रकार यहाँ हमें जिला कलेक्टर मिलते हैं, और एडीएम जो होता है साथ में वो होता है अपर जिला कलेक्टर। अपर जिला कलेक्टर यानी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है वो। और यहाँ हमने डीएम और एडीएम को देखा है, तो यहाँ हम किसको देखेंगे, एसडीएम को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, एसडीएम की अगर हम बात करते हैं तो उप विभाजन के आधार पर, उप विभाजन के आधार पर राजस्थान के अंदर टोटल 289 उपखंड अधिकारी हैं। ध्यान रखिएगा, टोटल कितने हैं, 289 उपखंड अधिकारी हैं। क्लियर दोस्तों, और जरूरी नहीं है कि ये तहसील पर ही होगा, ये तहसील से नहीं है, ये कहां पर है, उपखंड खंड बनाए गए हैं उसके, फिर उसके बाद उनको तहसीलों में बांटा गया है। क्लियर। फिर हम बात करते हैं कि देखिए दोस्तों, जो ये एसडीएम और एसडीओ की बात हम जो कर रहे हैं, ये किस रैंक का अधिकारी होता है, तो ये आरएस रैंक का अधिकारी होता है, आरएस रैंक का अधिकारी होता है। और आरएस का एग्जाम कौन लेता है, आरपीएससी लेती है, आरपीएससी इसका एग्जाम लेती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए जरा, अब हम बात करते हैं कि ये किसके अंडर में कार्य करता है, तो ये जिला कलेक्टर के दिशा निर्देश में कार्य करता है, जिला कलेक्टर के निर्देशन में कार्य करता है। ठीक है, जिस प्रकार से हमने देखा था कि जिला प्रशासन के अंदर, जिले के अंदर जो कार्य जिला कलेक्टर के हैं, उपखंड के अंदर वही कार्य उपखंड अधिकारी के हैं। तो इसीलिए उन्हीं को ही रिपीट करना है, अपने को कोई अलग से कार्य नहीं आते हैं। तो देखिए, उसके अलावा आपने बात ध्यान रखनी है कि ये जो उपखंड एसडीओ जो होता है, उपखंड जिला अधिकारी जो होता है, ये उपखंड प्रशासन का सबसे सर्वोच्च अधिकारी होता है। उपखंड प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, एसडीओ एसडीएम होता है। उसके बाद ध्यान रखने वाली बात क्या है कि यह प्रथम श्रेणी का कार्यपालक मजिस्ट्रेट होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह प्रथम श्रेणी का कार्यपालक मजिस्ट्रेट होता है, और तहसीलदार जो आएगा वो द्वितीय श्रेणी का कार्यपालक मजिस्ट्रेट कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि इसे एसडीओ कब कहा जाएगा और इसे एसडीएम कब कहा जाएगा। तो सीधी सी बात एक समझ लें कि जब ये भू राजस्व के आधार पर, भू राजस्व के कार्य करेगा या प्रशासनिक कार्य करेगा, तब इसे एसडीओ कहा जाएगा। और जब ये दंड नायक के रूप में काम करेगा या न्यायिक कार्य करेगा, तब इसे एसडीएम कहा जाएगा। ठीक है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। ठीक है, मजिस्ट्रेट जब अपन कहते हैं कि किसी व्यक्ति को यदि बंदी बनाया गया है, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, तो 24 घंटे के अंदर अंदर नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना आवश्यक है। तो ये मजिस्ट्रेट यानी कि ये न्यायालय के रूप में काम किया जाएगा, न्यायिक अधिकारी के रूप में काम करेगा, तब इसे एसडीएम कहेंगे। और जब ये प्रशासनिक अधिकारी के रूप में काम करेगा, तब हम इसे एसडीओ कहेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं एसडीओ के रूप में कार्य। ठीक है, एसडीओ के रूप में
एसडीओ के रूप में जब हम बात करते हैं इसकी, तो सबसे पहला हमारे पास में जो कार्य आता है तो कृषि उत्पादनों का आवंटन। दूसरा देखिए दोस्तों, यहां हमें रहेगा भू राजस्व संबंधी निर्देश। अपने अधीनस्थों को क्या करेगा, भू राजस्व संबंधी निर्देश देगा। ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरा हमारे पास में आता है भू अभिलेख जारी करना। भू अभिलेख जारी करना यानी पट्टे जारी करना। ठीक है दोस्तों, पट्टे वगैरह जो जारी किए जाते हैं, जो पंजीयन जारी किया जाता है, तो वो कौन करता है, एसडीओ करता है। उसके बाद देखें सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हटाना। जो सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हो जाते हैं तो अतिक्रमण को हटाना, तो ये किसका कार्य आ जाता है, यहाँ पे एसडीओ के पास में शिकायत की जाती है अतिक्रमण की, तो ये उसको हटवाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, अपने अधीनस्थों पर नियंत्रण रखना, नियंत्रण व निरीक्षण करना उनका। ठीक है दोस्तों, यानी कि उन पर नियंत्रण रखना और उनका निरीक्षण करने का अधिकार उनका ये इसके रूप में कार्य करता है, एसडीओ के रूप में कार्य करेगा ये। उसके बाद देखिए जरा, अपनी तरफ से तैयार की गई जो रिपोर्ट है, अपनी रिपोर्ट को जिला कलेक्टर को भेजना। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये किसके अंडर में रहकर कार्य करेगा, जिला कलेक्टर के नीचे रहकर कार्य करता है। तो इसीलिए जो भी रिपोर्ट होगी, जो भी भू राजस्व जो भी इकट्ठा किया जाएगा, वो कहाँ भेजा जाएगा, जिले के अंदर भेजा जाएगा, जिला कलेक्टर के पास में भेजा जाएगा। क्लियर, ये हो गया हमारे पास में एसडीओ के रूप में कार्य हो जाते हैं। इसके बाद देखते हैं हम प्रशासनिक कार्य देख लेते हैं। प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में देखिए, हालांकि वैसे तो मैंने आपको बताया था आपको कि प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्य करेगा तो भी वो क्या कहलाएगा, एसडीओ कहलाएगा। ठीक है, तो फिर भी हम उसको थोड़ा सा अलग कर लेते हैं ताकि हमें समझने याद रखने आसान हो जाएंगे। देखिए, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में जब हम बात करते हैं तो सामाजिक आर्थिक तथा विकास संबंधी योजनाओं का संचालन करना। ठीक है, जितनी भी सामाजिक, आर्थिक और विकास से संबंधित योजनाएं हैं, इनको उपखंड के अंदर कौन संचालन करेगा इनका, तो एसडीओ करेगा। जबकि जिले के अंदर कौन करेगा, तो जिला कलेक्टर करता है। ठीक है, जिस प्रकार से सभी विकास योजनाएं जो होती हैं वो सारी की सारी जिला कलेक्टर लागू करवाता है, तो वो किसको निर्देश देता है, एसडीओ एसडीएम को निर्देश देता है, और एसडीओ आगे अपने नीचे तहसीलदार को आगे के आगे यानी कि उनके अधीनस्थों को, कौन अधीनस्थ है इसका, तो एसडीओ का अधीनस्थ कौन है, तहसीलदार है, नायब तहसीलदार है, कानूनगो है और पटवारी है। ठीक है, ये इसके अधीनस्थ हैं, तो उनके अधीनस्थों के माध्यम से कार्य करवाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए जरा, सामाजिक, आर्थिक तथा विकास संबंधी योजनाओं को लागू करना, संचालन करवाना उनका। उसके बाद देखते हैं हम, जितना भी राशन संबंधी, राशन जो अपने को मिलता है, जो गरीबों को राशन मिलता है, वो राशन का आवंटन करवाना किसका कार्य है, एसडीओ का कार्य है। तो देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं खाद्य सामग्री का आवंटन करना। ठीक है, यानी खाद्य सामग्री का आवंटन करवाएगा। अब किससे करवाएगा, अपने अधीनस्थों के माध्यम से करवाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये इस प्रकार से है, ये हमारे पास में एसडीओ के रूप में इसके कार्य आ जाते हैं। अब हम देख लेते हैं एसडीएम के रूप में कार्य।
एसडीएम के रूप में कार्य। ठीक है, एसडीएम यानी कि इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि उपखंड दंड नायक के रूप में, उपखंड दंड नायक के रूप में कार्य, या उपखंड दंड नायक अधिकारी के रूप में, उपखंड दंड नायक अधिकारी, उपखंड दंड नायक अधिकारी। तो जिस प्रकार जिले के अंदर पुलिस व प्रशासन इसके अंदर जिला कलेक्टर के अंडर में होते हैं और शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने का कार्य जिला कलेक्टर का होता है, उसी प्रकार उपखंड के अंदर शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने का कार्य किसका होता है? एसडीएम का होता है। शांति व कानून व्यवस्था बनाना। फिर उसके बाद में यदि जिले उपखंड के अंदर धारा लगवानी है, धारा 144 का निर्देश देना, लगाने का निर्देश देना। ठीक है, धारा 144 लगाना। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि जितने भी पुलिस थाने हैं उपखंड के अंदर, वो पुलिस थाने, पुलिस चौकियां और जितनी भी जेलें हैं, जेलों का निरीक्षण करना। ठीक है दोस्तों, उनका निरीक्षण करना जो है ये कौन करेगा? एसडीएम करेगा। यानी जो जब भी पुलिस थाने का निरीक्षण करने जाएगा, चौकी का निरीक्षण करेगा, जेलों का निरीक्षण करेगा, तब ये किसके रूप में कार्य कर रहा होगा? दंड नायक के रूप में। और कहां पर करेगा? उपखंड के अंदर करेगा, इसीलिए इसे उपखंड दंड नायक अधिकारी कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास में आ जाएगा। उसके बाद देखिए चौथा हम देखते हैं न्यायिक अधिकारी के रूप में। तो जब न्यायिक अधिकारी के रूप में काम करेगा तब भी वो क्या कहलाएगा? एसडीएम ही कहलाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा इसको आसानी से, जिस प्रकार हमने यहां देखा था प्रशासनिक अधिकारी थोड़े से अलग किया था उसको काम को, वैसे ही न्यायिक थोड़ा अलग कर लेते हैं। जैसे जितने भी मामले कोर्ट के अंदर आते हैं जिस प्रकार से, ठीक है, नजदीकी अपने मजिस्ट्रेट में जितने मामले जाते हैं, जैसे भूमि विवाद है, दो भाइयों के अंदर भूमि सीमा का विवाद है, चारागाह भूमि का विवाद है, वन भूमि का विवाद जो भी है, उन सब का विवाद जो है उसकी सुनवाई कौन करेगा? एसडीएम करेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहां देख लेते हैं हम भूमि सीमा संबंधी विवाद, भूमि सीमा विवाद, चारागाह भूमि विवाद, वन भूमि विवाद। ठीक है, इसके अलावा भू पंजीयन विवाद, भू पंजीयन विवाद। ठीक है, जैसे रजिस्ट्री करवानी होती है जमीन की, तो भूमि की रजिस्ट्री करवानी है, तो उससे संबंधी अगर कोई विवाद होगा तो सेम वही बात, भूमि सीमा का विवाद होगा भाइयों के बीच में, उसका रजिस्ट्रेशन करना है, पंजीयन करना है, तो वो कौन करेगा? एसडीएम करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास में एसडीएम के कार्य हैं। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे कि ये हमारे पास में उपखंड प्रशासन है, और उपखंड प्रशासन के अंदर कौन होता है? एसडीओ एसडीएम होता है, जिसका पद जो है वो आरएस अधिकारी के रूप में होता है। और किसके द्वारा भरा जाता है? आरपीएससी के द्वारा भरा जाता है। और कितने, जो वर्तमान में हम बात करें तो राजस्थान में कितने उपखंड अधिकारी? तो 289 हम देखेंगे। इसे उप जिला कलेक्टर भी कहा जाता है। तो उसी प्रकार से इसे उप जिलाधीश भी कहा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे उपखंड दंड नायक अधिकारी है, यानी कि उप जिलाधीश। तो जिस प्रकार से जिला कलेक्टर को जिलाधीश कहते हैं, उसी प्रकार से इसे उप जिलाधीश भी कहा जा सकता है। तो ये समझना आपको है कि ऑप्शन हमें किस प्रकार से दिया गया है। क्लियर दोस्तों? तो ये एसडीओ कब कहा जाएगा और एसडीएम कब कहा जाएगा, ये हमने यहां पर इसके बारे में देख लिया है। चलिए अब हम देखते हैं तहसील प्रशासन के बारे में। तहसील प्रशासन,
तहसील प्रशासन का मुखिया कौन होगा? तो तहसील प्रशासन का मुखिया होगा तहसीलदार। तहसीलदार। फिर हम बात करते हैं कि तहसील शब्द जो है ये कब आया था सामने? तो ये मुगल काल के अंदर आता है। मुगल काल में ये शब्द सामने आता है और ये जो शब्द है ये अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ है राजस्व, सरकारी राजस्व का संग्रहण करने वाला। राजस्व, सरकारी राजस्व का संग्रहण करना, यानी कि उसका एकत्रित करना, इकट्ठा करने वाला जो है, जो क्या कहलाएगा? पद जो कहलाएगा, जो क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा? तहसील कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से मुगल काल के समय आया था और मुगल काल के समय हमने जिले की बात की थी, है ना। जिले के अंदर कौन था? फौजदार होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब हम बात करते हैं, ये तो इसका था इतिहास। और देखिए दोस्तों, अब तहसीलदार का जो पद है ये किसके द्वारा भरा जाएगा? तो ये आरएस पदाधिकारी है और आरपीएससी के द्वारा इसका एग्जाम लिया जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली क्या है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसकी नियुक्ति जो है, इसकी नियुक्ति राजस्थान राज्य अधीनस्थ बोर्ड यानी राजस्व मंडल के द्वारा की जाती है। राजस्व मंडल के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। इसके नीचे जितने भी पदाधिकारी आते हैं, अधीनस्थ अधिकारी आते हैं, पटवारी, कानूनगो, ठीक है, नायब तहसीलदार जिनकी हम बात करते हैं, वो सब किसके अंडर में आते हैं? और राजस्व मंडल के द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है। जैसे पटवारी का एग्जाम में कौन लेता है? राजस्व मंडल अजमेर ही लेता है। ठीक है, राजस्व मंडल का जो मुख्यालय कहाँ पे है? अजमेर में है, तो राजस्व मंडल अजमेर ही लेता है। जबकि तहसीलदार का जो एग्जाम है वो आरपीएससी लेती है, लेकिन इसकी नियुक्ति कौन करता है? राजस्व मंडल करता है। राजस्थान राज्य अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। और वर्तमान में तो हम देख ही रहे हैं कि वर्तमान में जो इसका तहसीलदार का जो सहायक है वो कौन है? नायब तहसीलदार है। नायब तहसीलदार। तो नायब तहसीलदार की तो वर्तमान में पटवारी के साथ में ही कर दिया गया है कि यदि पटवारी के अंदर ही हाई रैंक वाला जो पटवारी का एग्जाम फाइट करेगा, जिसकी हाई रैंक आएगी, उसको कौन सा पद दिया जाएगा? नायब तहसीलदार का पद दिया जाएगा। तो इसीलिए दोबारा कह रहा हूं दोस्तों, अच्छी तरीके से तैयारी में जुट जाओ और हो सकता है आप आरएस रैंक वाले में ही पहुंच जाओ। ठीक है ना, फिर आपको आरएस का एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप नायब तहसीलदार चले गए और 4 साल के बाद में तहसीलदार के पद पे चले जाओगे। और ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि आरएस का जब एग्जाम होता है तो आरएस में होता तो तहसीलदार के लिए, लेकिन उसको कुछ समय के लिए नायब तहसीलदार पद ही दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो नया व्यक्ति वहां जाता है तो वो सीधा जाते ही उसको तहसीलदार नहीं बनाया जाता, उसे प्रशिक्षण दिया जाता है। तो प्रशिक्षण जब दिया जाएगा तो वो किसके रूप में दिया जाएगा? उसको नायब तहसीलदार रखा जाएगा और वो तहसीलदार से, जो पुराना तहसीलदार है, उससे क्या लेगा? प्रशिक्षण लेता है। ठीक है, तो इसीलिए नायब तहसीलदार किसके अंडर में कार्य करता है? तहसीलदार के अंडर में कार्य करता है। क्लियर दोस्तों? तो हम तहसीलदार की बात करने जा रहे हैं। तो तहसील के अंदर तहसील प्रशासन का मुखिया कौन होता है? तहसीलदार। और जिस प्रकार से उपखंड प्रशासन का अधिकारी होता है उपखंड अधिकारी। ठीक है ना दोस्तों, उपखंड प्रशासन में उपखंड अधिकारी होता है। चलिए अब हम बात कर रहे थे कि तहसीलदार का पद हमने देख लिया है, नियुक्ति हमने देख ली है। जो नियुक्ति अलग से याद रखने वाली बात है, यहीं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद में अगर हम बात करें कार्य की, तो कार्य में मैं आपको बता दूं कि ये जिस प्रकार जिला कलेक्टर के निर्देशन में उपखंड अधिकारी कार्य करता है, उसी प्रकार उपखंड के निर्देशन में, उपखंड अधिकारी के निर्देशन में तहसीलदार कार्य करता है। और उपखंड जो अधिकारी है वो प्रथम श्रेणी का कार्यपालक मजिस्ट्रेट होता है। तो उसी प्रकार से तहसीलदार द्वितीय श्रेणी का कार्यपालक मजिस्ट्रेट होता है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट होता है। क्लियर दोस्तों? इसके अलावा अगर हम बात करें इनके कार्यों की, तो कार्य जिस प्रकार हमने देखा था कि
प्रशासनिक अधिकारी के रूप में जो कार्य एसडीओ के थे वही कार्य किसके रह जाएंगे, तहसीलदार के होंगे। कि जिस प्रकार से कृषि भूमियों का आवंटन करना, भू राजस्व का एकत्रित करना, ठीक है, उसके अलावा भूमि विवाद है, भूमि विवादों को सुलझाना, तब किसका हो जाएगा, ये एसडीएम के रूप में, मतलब जिस प्रकार एसडीएम कार्य करता है उसी प्रकार से कौन करेगा, तहसीलदार कार्य करेगा। किसके रूप में, मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करेगा, इसीलिए इसको द्वितीय श्रेणी का मजिस्ट्रेट कहा जाता है। ठीक है, फिर धारा 144 लगवानी या कुछ तहसील के अंदर और भी जितने भी विवाद है, विवादों की सुनवाई करना, प्लस भूमि आवंटन, पंजीकरण करना, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करना, उसका भूमि का पट्टे जारी करना, तो ये सारे के सारे कार्य किसके आ जाएंगे, तहसीलदार के आ जाएंगे। कहाँ, तहसील के अंदर आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये तहसीलदार हमारा इतना ही है, ज्यादा इसमें क्वेश्चन बनने वाले नहीं है। अब हम इसके बाद में जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे वो करेंगे हम पटवारी के बारे में। मेनली फोकस अपना कहाँ रहेगा, पटवारी पर रहेगा। ठीक है, वहीं से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। किस एग्जाम के लिए, पटवारी के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो हम ये कर रहे थे पटवारी एग्जाम के लिए। तो जिला प्रशासन की आज हमारी दूसरी क्लास थी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक अच्छी तरीके से रीडिंग कीजिए। एक बार फिर से नव वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो दबाकर लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों। धन्यवाद आप सभी का, जुड़े रहिए इसी प्रकार से मेरे साथ में।